विकास सबसे पहले पढ़ाया था। शीत युद्ध का विकास 4 चरणों में हुआ था। बच्चों, प्रथम चरण की शुरुआत 1946 से 1953 तक, द्वितीय चरण की शुरुआत 1953 से 1963 तक, तृतीय चरण की शुरुआत 1963 से 1979 तक और चौथा चरण या अंतिम चरण की शुरुआत 1980 से 1989 तक। इसे नवशीत युद्ध भी कहते हैं। बच्चों, हम यहाँ आपको शॉर्ट नोट दे रहे हैं ताकि इसको अच्छी तरीके से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। जैसा कि बच्चों हमने पहला चरण और द्वितीय चरण को अच्छे से समझा दिया था। हमने यूट्यूब में अपना एक वीडियो भी डाउनलोड किया, उसे आप लोग सुनिए। अब हम तीसरे चरण को पढ़ाएंगे क्योंकि तीसरे चरण को हमने नहीं समझाया था। तीसरे चरण में शीत युद्ध की गर्मी में थोड़ी सी कमी आती है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच 1963 में मॉस्को आंशिक परीक्षण निषेध संधि पे हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने मिलकर एक दूसरे के प्रति जो है अप्रचार की नीति को न करने की कस्में खाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस ऊपरी तौर पे ही कुछ नरमी दिखती, अंदर से एक दूसरे के विरुद्ध दोनों देश लगे रहे। दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण या मित्रता की भावना में बदलने लगी और दोनों लोग एक दूसरे से मित्रता की भावना स्थापित करने लगे। इस पीरियड में शीत युद्ध के तनाव में थोड़ी सी शिथिलता उत्पन्न होती है, जिससे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई। उसने परमाणु युद्ध के आतंक से पूरे विश्व को छुटकारा दिलाने की कसम खाई कि परमाणु युद्ध और परमाणु परीक्षण कम से कम होंगे और परमाणु युद्ध सिर्फ सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा। इस प्रकार इस पीरियड में दोनों के बीच थोड़ी बहुत मित्रता की भावना पनपी ताकि एक दूसरे को सहयोग दे सकें। इसी बीच भारत और पाक का युद्ध छिड़ गया था। यह भारत का युद्ध नहीं बल्कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध था। बच्चों, आपको बता दें, पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पाक 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के पास पड़ता है और पूर्वी पाकिस्तान आपके पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के नीचे जो आपका बीच का है वही क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पे काफ़ी मार काट की और लोगों में हिंसा को बढ़ावा दिया और दोनों में युद्ध छिड़ गया। इन सब को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना की मदद की और बांग्लादेश को पाक से स्वतंत्रता दिलाई और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद दी और भारत को सोवियत संघ ने मदद दी। आप सबको पता होगा कि 1971 में ही भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता और सहयोग की एक संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के कारण दोनों देश एक दूसरे के मामलों में आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। इस मित्रता के कारण ही अमेरिका ने पाकिस्तान को काफ़ी बढ़ावा दिया और उसे अपने हथियार दिए। लेकिन फिर भी यह समस्या हल हो गई। भारत में इन दोनों देशों को इंटरफेयर नहीं करने दिया। इस प्रकार तीसरा चरण आपका पूरा होता है और फिर चौथा चरण आपका आता है।
चौथे चरण में अमेरिका के राष्ट्रपति अब न चौथे चरण में अमेरिका के नए राष्ट्रपति रीगन बन के आते हैं। रीगन ने शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों का सशस्त्रीकरण करने पर बल दिया, अर्थात इन्होंने शस्त्रों के बनाने और उसे एक दूसरे देश में बेचने को काफ़ी बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों को भी शस्त्र परीक्षण करने और मिलकर करने के लिए भी छूट दी। इस प्रकार यह काल जो है शस्त्रों की होड़ का है। और फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देश सक्रिय हो गए। सबसे पहले अंतरिक्ष में अनुसंधान सोवियत संघ ने किया। उसने अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने मानव को भेजा। वह अपनी पहुंच जो धरती पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में भी स्थापित करने लगा। इस अंतरिक्ष में अनुसंधान करने की दोनों देशों में होड़ लगी और फिर कंपटीशन बढ़ने लगा। इसी समय अफगानिस्तान संकट उभरा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान को समर्थन दिया और जबकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तानी सरकार को दिया। इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो है अफगानिस्तान में काफ़ी संकट गहरा गया और दोनों एक दूसरे की सहायता के माध्यम आपस में ही लड़ने लगे। अमेरिका ने ही तालिबान को बढ़ावा दिया। उसने अपने हथियारों को उसे सौंपा कि वह अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध जो है हथियार उठा सके। इस प्रकार तालिबान को बढ़ावा देना अमेरिका का ही एक नीति थी। उसने ही तालिबान को बढ़ावा दिया और अपने हथियारों को दिया ताकि अफगानिस्तान सरकार जो है अमेरिका के पक्ष में आ जाए और सोवियत संघ का समर्थन छोड़ दे। और एक समय ऐसा आया कि तालिबान ने अमेरिका के ही खिलाफ काम किया। 9/11 की घटना बच्चों आपको याद होगी, कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तालिबान सरगना ओसामा बिन लादेन ने उन्हीं को ही क्षति पहुंचाई और उन्हीं के विरुद्ध काम किया। इस प्रकार तालिबान को किसने तैयार किया? अमेरिका ने ही तैयार किया था। स्टार वार्स परियोजना 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन की मंजूरी। स्टार वार्स परियोजना क्या थी? यह अंतरिक्ष में हथियार बनाने या अंतरिक्ष में युद्ध करने की एक परियोजना थी। इसकी मंजूरी किसने दी? अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष में भी युद्ध करने को मंजूरी प्रदान की। दूसरी घटना क्या बच्चों? हिंद महासागर में अब दोनों शक्तियों ने आपस में कंपटीशन करने लगी। हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दिया और दक्षिण पूर्व के एशिया के मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगे। लेकिन आज हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपने जहाजी बेड़े हटा लिए हैं और आज तो इस हिंद महासागर में अमेरिका और चीन ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। यही दोनों इसमें शक्ति की होड़ में लगे हैं और एक दूसरे के हिंद महासागर में अब जो है अमेरिका और चाइना घुसपैठ कर रहे हैं। यही दोनों एक दूसरे को जो है। हेलो बच्चों, हम शीत युद्ध का अंतिम चरण पढ़ें। कैसे हिंद महासागर में सोवियत संघ ने पहली बार हस्तक्षेप करके दक्षिण एशिया के माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन सोवियत संघ की परिस्थितियां बाद में ऐसी हुई कि उसने अपने सैनिक अड्डे वहां से हटा लिए। लेकिन उसके बाद जो है सोवियत संघ ने इसमें अपने सैनिक अड्डे, अपने युद्ध पोत स्थापित किए और हिंद महासागर में भी कई परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव आया। लेकिन अब क्या है, इसमें चीन भी अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, जिससे अमेरिका और चीन आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी दक्षिण एशिया के देशों को भी
आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हिंद महासागर में भी अभी तक युद्ध की नीति संचालित होती रहती है। इसके माध्यम से दक्षिण एशिया के राजनीति में हस्तक्षेप किया जाता है। इसके बाद बच्चों आती है खाड़ी क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में समस्या कब उत्पन्न होती? 1990 में। 1990 में खाड़ी क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है और पश्चिम एशिया में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे इस क्षेत्र की समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप वह खाड़ी क्षेत्र से हट जाता है, लेकिन फिर यूएसए इस समस्या को और बढ़ा देता, अपने हथियारों को इन देशों को बेचता है, जिससे खाड़ी समस्या अब भी बनी हुई है। सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र फिर इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा में भी अपने ब्रिगेड तैनात कर दिए हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन, अर्थात अभी तक जो जर्मनी के दो पार्ट थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, लेकिन 1989 में जर्मनी को लोग ने दीवार गिरा दी और जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे शीत युद्ध में नरमी आई और पूर्वी यूरोप की सरकारों के खिलाफ लोगों का जन प्रदर्शन हुआ। अब वे आजाद होना चाहते थे। वे अपनी नीति को किसी दूसरे के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्कि अब वो लड़ने में, आपस में प्रतिद्वंदिता न करने में, विकास की राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहते। इसलिए लोगों ने अपनी सरकारों के खिलाफ खुला प्रदर्शन किया कि अब हम साम्यवादी गुट से निकलकर विकास की ओर ध्यान दें। इस प्रकार 1990 तक आते आते पूर्वी यूरोप के कई देश जो है सोवियत संघ से अलग हो गए, जिससे सोवियत संघ का पतन हुआ। 1991 में आखिर सोवियत संघ का विघटन हो गया। वह कई राज्यों में विघटित हो गया, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्योंकि बच्चों शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद हो जाता है, तो इसलिए बच्चों हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का विश्व की राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव तो विश्व का दो गुटों, सोवियत गुट तथा अमेरिका गुट में विभाजन हो गया। विश्व में आतंक एवं भय में वृद्धि हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ी। परमाणु शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा, अर्थात शीत युद्ध के कारण पूरे विश्व में परमाणु युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए सारे राष्ट्र सोचने लगे कि इतने विनाशकारी हथियारों को कैसे कम किया जाए और इनको कैसे विनाशशील किया जाए। इस प्रकार अब शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि नहीं तो ये मानव का विकास कर देंगे। शीत युद्ध के फलस्वरूप नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ। इनके जन्म के कारण जो निशस्त्रीकरण की बात चल रही थी, वह भी विफल हो गई। अगला जो है प्रभाव शीत युद्ध का क्या पड़ा? संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भी कमी आई, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर बार बार वीटो का प्रयोग कर रहे थे, जिससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई और वो भी कुछ नहीं कर सका, जिससे विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। इसने सुरक्षा परिषद को भी पंगु बना दिया। अपनी वीटो शक्ति का दोनों ने बार बार प्रयोग किया। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव तीसरी दुनिया के विकास की अपेक्षा पर हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
बहुत सारे देश जो हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे। वे गरीब देश थे, लेकिन उनके सामने विश्व में दो गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट थे, जो दोनों जो है केवल हथियारों को बेचने का मार्केट ही बनाना चाहते थे इन देशों को, और इन देशों को आपस में भिड़ाना चाहते थे। इनके विकास के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य था कि आप हथियार खरीदो और आपस में लड़ो भिड़ो और हमारी शक्ति बढ़े। इस कारण तीसरी दुनिया में विकास की उपेक्षा हुई। इसने शीत युद्ध का प्रभाव, इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर पूरे विश्व में आतंक संतुलन को जन्म दिया। इसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को सबल आधार प्रदान किया। इस प्रकार विश्व में नौ उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। बच्चों, नौ उपनिवेशवाद का क्या मतलब है? जैसे ब्रिटेन ने जो है अपना बना हुआ सामान जो है अपने उपनिवेश देशों में बेचना चाहा, उसमें उनको एक नया मार्केट बनाना चाहा। वैसे नौ उपनिवेशवाद क्या था? उस समय अमेरिका और सोवियत संघ जो काफी हथियारों को बनाकर इन अपने अधीन राष्ट्रों को बेचना चाहते थे, ताकि उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उनके जो है सामानों की ऊंची कीमतों पर इन बाजारों में बेचा जा सके। और लास्ट में क्या प्रभाव पड़ा? विश्व राजनीति परोक्ष युद्धों की भरमार हो गई। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास हुआ। इस प्रकार बच्चों, शीत युद्ध का विश्व राजनीति पे काफी प्रभाव पड़ा। बच्चों, हमने बता दिया, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। बच्चों एक टॉपिक और बचा है, शीत युद्ध की उत्पत्ति। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे होती? पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रसार एवं मतभेद को लेकर शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप, यूनान में साम्यवादी प्रसार। इस प्रकार कई देशों में साम्यवादी विचारधारा के हस्तक्षेप को यूएसए अमेरिका सहन नहीं कर सका। उसके खिलाफ अपनी नीतियों का प्रयोग करने लगा। तुष्टीकरण की नीति, अर्थात दोनों देश एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए अपने समकक्ष राष्ट्रों को आपस में लड़ाने भिड़ाने लगे। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, परस्पर विरोधी प्रचार, लैंड लीज समझौते का समापन, फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग, बर्लिन विवाद, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, कल से हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।